फ्रेंड्स, प्राइस यानी भाव। भाव भगवान छे, ये हमने अक्सर सुना है ना, कि भाव ही सबसे बड़ी चीज है, भगवान के बराबर है स्टॉक मार्केट में। ऐसा क्यों? तो क्या इंडिकेटर किसी काम का नहीं है? डाउ फ्यूचर्स किसी काम का नहीं है? वॉल्यूम किसी काम का नहीं है? सब चीजें काम की हैं। एफआईआई का पैसा काम का नहीं है। फ्रेंड्स, हर एक चीज की एक महत्व है मार्केट्स के अंदर, लेकिन इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है अगर एफआईआई की वजह से भाव ऊपर ना जाए, वॉल्यूम होने की वजह से भाव ऊपर या नीचे ना हो। इंडिकेटर जो बता रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कर रहा है, और मुझे तो बहुत बढ़िया तरीके से लगाना आता है, सिस्टम भी मेरा बहुत समझदार है, उसके बावजूद भी प्राइस अगर ना मूव करे तो दोस्तों क्या होगा? तो सब कुछ वेस्ट है ना फिर तो, चाहे आपका मार्केट कैप कितना ही बढ़ता चला जाए। अब स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स कह रहे हैं कि 3:30 के बाद भी मार्केट खुली रहेगी, लॉन्ग आवर्स तक भी आप ट्रेडिंग कर लें, बहुत सारा एफआईआई का पैसा आएगा, इंस्टीट्यूशनल मनी आएगा, बड़े बड़े लोगों का पैसा आएगा, ज्यादा टाइम लोग ट्रेड कर पाएंगे, शाम वाले लोग भी जो ऑफिस से आते हैं वो भी शाम को ट्रेडिंग कर पाएंगे। चलिए मान ली आपकी बात, लेकिन अल्टीमेटली इन सभी एक्टिविटीज की वजह से मेरी जेब में पैसा कब जाएगा? अगर मैं बुलिश हूं और प्राइस ऊपर चला जाए, और मैं बियरिश हूं और प्राइस नीचे चला जाए। तो दोस्तों, हर एक चीज जो मार्केट में है हमारे आसपास, अल्टीमेटली रिजल्ट करनी चाहिए प्राइस एक्शन में, राइट? प्राइस एक्शन, प्राइस में एक्शन आना चाहिए। प्राइस ना मूव करे तो कोई चीज चलेगी नहीं, मार्केट चलेगा नहीं, लोग ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस का एक्शन के पीछे कौन कौन सी चीजें चलती हैं, और कैसे मैं प्राइस एक्शन को चार्ट पर ऊपर नीचे होता देखूं, और देखने के बाद वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जो प्राइस एक्शन की एनालिसिस के बाद मैं डिप्लॉय करके अपने लिए कुछ मुनाफा कमा सकता हूं एज अ ट्रेडर इन द बिगिनिंग। और धीरे धीरे जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊं प्राइस एक्शन में, तो प्राइस एक्शन की वजह से मैं एक बड़ा ट्रेडर बन सकता हूं। तो दोस्तों, ऑन अ पॉजिटिव नोट, हम इस प्राइस एक्शन की गुत्थी को सुलझाने की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्राइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा, भाव। प्राइस क्या है? प्राइस क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स ले लो, अगर वो 450 रुपए सीएमपी करंट मार्केट प्राइस पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या मतलब है इसका? एनएससी पे टाटा मोटर्स इस समय 450 रुपए का है। एक शेयर अगर मैं खरीदती हूं टाटा मोटर्स का, तो मेरी जेब में कम से कम 450 रुपया होना चाहिए अगर मैं कैश मार्केट में काम कर रही हूं। वो है प्राइस। अब फ्रेंड्स, ये 450 रुपए ही क्यों है, 550 रुपए क्यों नहीं है, और 350 रुपए क्यों नहीं है? फ्रेंड्स, ये 450 रुपए आउटकम है दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की फाइट का। चलिए इसमें इन्वेस्टर भी जोड़ लें, इन्वेस्टर्स को क्यों पीछे छोड़ा जाए, है ना? बेशक इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होना, काम होना कौन से सेगमेंट से आता है? ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो ट्रेडर सबसे ज्यादा काम करता है, दिन में जितना वॉल्यूम होता है उसका 80% के करीब ट्रेडिंग से आता है, और विद इन दैट करीब करीब 80-85% फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में आता है, और ऑप्शंस तो फ्यूचर्स से भी ज्यादा वॉल्यूम लेके आता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूं कि ट्रेडर, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर का भी योगदान है। इन्वेस्टर भी एक इंपॉर्टेंट स्मार्ट सेगमेंट है जो हर समय टाटा मोटर्स के स्टॉक को देख रहा है, इंक्लूडिंग अदर स्टॉक्स देख रहा है। देख रहा है मतलब क्या देख रहा है? टाटा मोटर्स में एनएससी पर टाटा मोटर्स 450 रुपए में दिखाई दे रहा है।
यानी अगर मैं अभी खरीदता हूं तो चाहे मेरी इच्छा हो 350 रुपए में खरीदने की, लेकिन अगर मैं खरीदूंगी तो 450 रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्राइस। ठीक, तो मैं जब ये सोचती हूं कि 450 रुपए क्या सही दाम है टाटा मोटर्स का, और मैं ऐसा समझती हूं कि हम सब लोग जो इस चैनल पर जुड़े हैं, हम सब समझदार लोग हैं। हम समझदारी से पैसा कमाना चाहते हैं। हम ऐसे ही नहीं चलो ले लेते हैं टाटा मोटर्स, तो उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, ना ही मैं ऐसी हूं, ना ही दोस्तों आप लोग ऐसे हैं। आप लोग हैं वो लोग जो समझना चाहते हैं इस प्राइस की गुत्थी को, इसको एम्बाइब करना चाहते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब 450 रुपए का टाटा मोटर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके दिमाग की बत्ती जल रही है कि क्या ये 450 के लायक है कि नहीं। एज एन इन्वेस्टर आप सोच रहे हो कहीं ये महंगा तो नहीं है, कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, क्या ये अंडर वैल्यूड तो नहीं है। इन दोनों पैरामीटर्स पर लार्जली एक इन्वेस्टर अपने सारे डिसीजंस बेस कर रहा है, ये देख रहा है। लेकिन ट्रेडर जो कि ज्यादा नंबर में है, और अल्टीमेटली जो ज्यादा नंबर में होते हैं उन्हीं के रिएक्शन और एक्शन की वजह से तो प्राइस ऊपर नीचे होगा, तभी तो हम प्राइस का एक्शन पढ़ पाएंगे। तो ट्रेडर भी सोच रहा है कि क्या ये प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इंस्टेड ऑफ ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट, वो सिर्फ ये देखना चाहता है, जानना चाहता है 450 ना तो मुझे महंगा लगता है ना मुझे सस्ता लगता है। क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मैं ये समझता हूं कि ये 450 रुपए बेशक एक इन्वेस्टर के हिसाब से ओवर वैल्यूड कैटेगरी में हो, लेकिन अगर मुझे लगता है, मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे बताते हैं कि ये यहां से भी ऊपर जाएगा, तो मैं ट्रेडर होके महंगा स्टॉक भी खरीदता हूं। ये फर्क है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर की अप्रोच में फ्रेंड्स। मुझे चाहिए 450 से 470 रुपए, 480 रुपए, 490 रुपए, और मैं ये नहीं देखूंगा अरे ये तो महंगा हो गया। कहां तक जाएगा वहां मैं एग्जिट करके हो सकता है इसी स्टॉक में दोबारा एंट्री करूं। तो मैं इस तरह से ये मेरी माइंडसेट होनी चाहिए फ्रेंड्स एज अ ट्रेडर। वो क्या है कि जब मैं खरीदने की सोचूं तो मैं ये ना सोचूं कि ये महंगा है या सस्ता है, मैं अपने चार्ट्स के बेसिस पर ये समझूं कि क्या ये 450 रुपए से ऊपर जाएगा। 450 रुपए जा चुका, अब ये ऊपर जाने में इसको कष्ट होगा। देखिए, आप यहां बैठ के भविष्यवाणी नहीं करेंगे, ओह मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा नीचे, नहीं। प्रोबेबिलिटी के साथ बात करेंगे कि चांसेस क्या हैं इसके यहां से और ऊपर जाने के। चांसेस ज्यादा कब होते हैं, जब रास्ता आसान हो, रास्ते में रुकावट ना हो। लेकिन जगह जगह पे हर्डल है, जगह जगह पे रेसिस्टेंस है, रुकावट है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका ही कन्विक्शन वीक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपकी गट फीलिंग पे नहीं चल रहा है, ये किसके बेसिस पे चल रहा है, प्राइस के एक्शन पे। 450 रुपए का जो स्टॉक है ना, वो अपनी कहानी तो बयां कर ही रहा है। 450 रुपए तक कैसे आया उसको तो बिल्कुल दिखा रहा है। जैसे फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ते आप, जैसे आप चल रहे हैं, रेत में चलते हैं, एक एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं और आप खड़े हो जाते हैं, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो क्या दिखता है आपको, अरे मैं इतना लंबा रास्ता पार करके आ गया। बीच बीच में गोलाई आई, रुकावट आई, बीच में मैं बैठा भी था, ठीक है, फिर मैं खड़ा हुआ, और तेजी से मैं देखो कितने मेरे जो 2 स्टेप्स के बीच में जगह है वो कितनी ज्यादा है, और मैं भाग के यहां तक आ गया। यानी आज जहां ये प्राइस रुका है उससे पहले भी तो उसने कुछ किया है। तो हर प्राइस हर एक पॉइंट पर अपनी पुरानी कहानी को बयां करता हुआ आगे चलता है, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता हुआ जाता है। हम और आप जैसे लोग उन फुटप्रिंट्स में से कुछ पैटर्न्स, उनके ऊपर कुछ इंडिकेटर्स लगाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम हिस्टोरियन नहीं हैं। हम यहाँ उनको एनालिसिस करने नहीं आए हैं, हमें खुशी नहीं मिलती है कि चलो जाने ये स्टॉक कैसे चल रहा था।
हमने ये सारी मेहनत इसलिए की क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं इसका फ्यूचर प्राइस एक्शन क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। और फ्रेंड्स, आगे कैसे चलेगा के लिए एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना, पुराने जो प्राइस एक्शन है, पुराने जो मूवमेंट है, कहीं ना कुछ इंडिकेशन देते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर का इन फ्यूचर। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सिर्फ इसी चीज के बेसिस पर तो पूरी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, क्योंकि अगर ये प्रिमाइस ना होता ना तो सिर्फ आप अपनी गट फीलिंग पे काम करते। मुझे लगता है ऊपर जाएगा, खरीद लो, मुझे लगता है नीचे जाएगा, बेच दो। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें पास्ट हैज अ चांस टू रिपीट इटसेल्फ, पास्ट बिहेवियर ऑफ अ स्टॉक कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट टू मेक सम फोरकास्ट इन द फ्यूचर। आप कुछ फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एंड वीक प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके फोरकास्ट के तो आप ज्यादा अच्छा बेट ले सकते हो, डाइसी हो, कंफ्यूज्ड हो, फिर भी लेना चाहते हो चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है। तो फिर यही काम आता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आप अपने को भी समझ लो, देखिए कोई नियम नहीं है, ये नहीं मैं ऐसे कहूंगी इतना ही होना चाहिए। अरे आप रिस्क टेकर हो, आपको लेना है हर एक प्राइस एक्शन के ऊपर चांस, आप लीजिए, पर फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखते हो, आप समझ के चलते हो। तो आप कुछ ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करोगे, जहां ही आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा वहां आप एंट्री करोगे और बने रहोगे उस ट्रेड में, स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको पहले अपने आप को पहचानना है कि किस तरीके का काम मुझे सूट करता है, किस तरीके का काम मैं कर सकता हूं बिना परेशान हुए। उसके आप देखो, बात देखोगे आपकी, हाँ भाई क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, अभी तक के डिस्कशन में हमने ये समझा कि बायर एक स्टॉक के प्राइस को देखता है अपने नजरिए से, ठीक है, और सेलर भी। सेलर कौन है? सेलर वो है, या तो उसने स्टॉक ले रखा है, कुछ साल पहले लिया था, चलते चलते स्टॉक 450 रुपए का हो गया, ठीक है, हो सकता है उसको लगता है कि अब यहां से मार्केट भी करेक्ट होगा, टाटा मोटर्स में कुछ खराब खबरें आ रही हैं, काफी चल चुका है, और थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस वो भी समझता है, तो वो भी अपनी पोजीशन हल्की करना चाहता है, ठीक है। या तो स्टॉक ही खराब हो गया है या फिर मार्केट खराब हो गया है, या आपको कोई इंडिकेटर्स बता रहे हैं, कोई ऐसा न्यूज डेवलपमेंट आ गया है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से आपके स्टॉक की चाल अब यहां से बदल चुकी है। कोई भी कारण हो सकता है एक सेलिंग करने के पीछे भी। तो सेल आप 450 रुपए में क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है, और आप जैसे हजारों लाखों लोगों को भी यही लगता है, ठीक है, एक आदमी के लगने से नहीं होता, मार्केट नहीं चलता, प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाता। आपको लगता है और आप ही जैसे लाखों समझदार लोगों को ये लगता है कि 450 रुपए में इसे बेच देना चाहिए, कल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसके आसपास, ये स्टॉक यहां से अब गिर जाएगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने ले रखा है स्टॉक, तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। मैं ट्रेडर हूं अगर, तो मेरे को स्टॉक लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट पोजीशन बनाकर इसको शॉर्ट कर सकता हूं कैश मार्केट में इंट्राडे के बेसिस पर, या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू इस पोजीशन को कैरी कर सकता हूं और मुनाफा कमा सकता हूं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक पॉइंट इन टाइम पर बायर और सेलर खड़े होते हैं एक स्टॉक के प्राइस को देखते हुए। तो ये है दोस्तों प्राइस की एक स्टार्टिंग कहानी, ठीक है। तो प्राइस ऊपर कब जाएगा? जब बायर ज्यादा हैं हर एक प्राइस पॉइंट पर एज कंपेयर टू सेलर। बेचना चाहते ही नहीं आप, मान के देखो आप समझदार इंसान हो, आपको लगता है कि सभी ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, तो क्यों बेचोगे आप उसको 450 रुपए में? आप वेट करोगे ना। एज एन इन्वेस्टर यू विल होल्ड। अगेन, अगर आप समझदार इन्वेस्टर हैं, आप वो इन्वेस्टर नहीं है जो बाय चांस और अपने गट फीलिंग पर ही सारे ट्रेड करते हैं, तो आप भी तो इस पे मैक्सिमम मुनाफा कमाना चाहते हो, इसलिए आप वेट करोगे प्राइसेस को और बढ़ने का।
तो क्योंकि आपने सेलिंग नहीं की और नई नई बाइंग आ रही है, तो क्या हो रहा है, हर एक प्राइस पॉइंट पर नया बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए भी होता है, इसके पीछे एक कारण और है कि जब आप खरीदारी करते हैं तो या तो मार्केट प्राइस पे खरीद लेते हो, ठीक है, आपको लगता है ले लो बस, ये अब नीचे आना ही नहीं है, ठीक है, और जो मेरे प्राइस टारगेट्स हैं इतने स्ट्रांग हैं कि अब ये नीचे आना ही नहीं है पहली बात तो, और अगर आ भी गया तब भी मुझे ये खरीदना ही है क्योंकि अपसाइड इसकी बहुत ज्यादा है। तो कोई भी मार्केट, जो भी करंट मार्केट प्राइस है, इमीडिएटली खरीद लो। उस तरीके के ऑर्डर्स को आप कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मान लीजिए बहुत सारे मार्केट ऑर्डर्स आ गए मार्केट प्राइस पर, उसके साथ साथ आ गए आपके लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर ये है, वो कहता है कि जब ये प्राइस 450 नहीं 400 रुपए हो जाए या 420 रुपए हो जाए, मैं वेट करना चाहता हूं एज अ बायर कि जब ये प्राइस 450 रुपए से नीचे आ जाए तभी खरीदना, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं। और ऐसे ही ज्यादा लोग हैं मार्केट में उस प्राइस पॉइंट पर, स्टॉक चल रहा है 450 रुपए पे, लेकिन लिमिट ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो मान लीजिए 430 रुपए पे आ रहे हैं। जब ये 20 रुपए नीचे आ जाए तभी खरीदना, वहां पे स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ बाइंग के लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो अगर ये स्टॉक नीचे आया तब ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर स्टॉक नीचे नहीं आया तो नहीं होगा। यानी मैक्सिमम लोग मार्केट में उस समय ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा महंगा है, इसके पुल बैक होने की वेट कर रहे हैं। और मार्केट ऑर्डर की वजह से क्या होता है कि ठक 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 ठक, ये जो देखते हो ना कि अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, क्यों? जितना भी वो ऊपर बढ़ता जा रहा है उतना ही मार्केट ऑर्डर, एक और मार्केट ऑर्डर, और स्ट्रॉन्ग मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं, वेट ही नहीं कर रहे कोई लिमिट के लिए, किसी को वो महंगा लग ही नहीं रहा। लिमिट ऑर्डर आपने कब ज्यादा डाले हुए? जब आपको महंगा लग रहा है, लेना है, बुलिश हूं, ट्रेडर हूं, लेकिन 450 पे नहीं लेना, 430 पे लेना। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये जैसे ये ऑर्डर्स चलते हैं, किस तरह से ये प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, उस हिसाब से भी आप प्राइस को समझ सकते हो, राइट? तो हमने इतना समझा है कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये दो नए शब्द कहां से आ गए? डिमांड फॉर बाइंग एंड सप्लाई मींस सेलिंग, ठीक है। तो फाइनली प्राइस जो तय होता है वो ये जो बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना मार्केट में, लड़ाई का मतलब मैं इतने पे खरीदना चाहता हूं, मैं इतने पे बेचना चाहता हूं, अल्टीमेटली इतने पे खरीदा या बेचा गया, नया प्राइस, ठीक है, मैं इतने पे खरीदना चाहता हूं, मैं इतने पे बेचना चाहता हूं, प्राइस मैच हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, नया प्राइस। नए नए प्राइस बढ़ते 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 दिखेंगे जब बायर ज्यादा है और सेलर कम है। इसका उल्टा होगा, जब सेलर ज्यादा है और बायर कम है तो प्राइस नीचे 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 जाना चाहता है, क्योंकि सेलर बस बेच के निकल जाना चाहता है उस पर्टिकुलर प्राइस में से। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। आई होप आप इतना समझ पा रहे हैं कि कैसे प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, लिमिट ऑर्डर और आपके मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब है, कैसे उनको समझ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ ज्यादा बाइंग प्रेशर है, कहाँ ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। अगले वीडियो में या अगले पार्ट में जो कि हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें हम समझेंगे फ्रेंड्स कि प्राइस को पढ़ें कैसे, हाउ टू रीड दीज प्राइसेस, वॉल्यूम के साथ जोड़कर प्राइसेस के क्या मायने बदल जाते हैं, और प्राइसेस ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे, इसको आप कैसे समझें। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप बने रहिए और प्राइस एक्शन एनालिसिस कि इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और उसके बाद आपकी जो पकड़ होगी टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।